everyone, my cute little वांगशियान फैमिली। हम द अनटोल्ड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वांगजी ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। सम्राट और महारानी के यहाँ काम करने वाले सभी रक्षक और दासियों हाल में एकत्रित हुए। वहीं विंग वांगजी के बगल में खड़ा हुआ था। तभी वांगजी ने अपनी सख्त आवाज में पूछा, महारानी के लिए भोजन लेकर अंदर कौन आया था? तभी रॉयल रक्षक ने मेई की ओर इशारा करते हुए कहा, किंग, हमेशा की तरह नौकरानी मेई ही क्वीन के लिए किंग महारानी के लिए भोजन लेकर आई थी। वही वांगजी ने मेई की ओर देखा। वही मेई रोते हुए फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और उसने कहा, किंग प्लीज मेरा विश्वास करें, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो बस महारानी और सम्राट दोनों के लिए रसोई से खाना लेकर कक्ष में गई। किंग, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं कभी भी महारानी को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचूंगी। वही वांगजी सबको ठंडी निगाहों से देखा। फिर उसने पूछा, क्या आपके पास कहने के लिए कुछ है? उसने खाना पकाने वाले मेन शेफ की ओर देखा। वे तदीर दे रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। वांगजी ने गार्ड्स की ओर देखा और उन्हें नौकरों के कमरे की, विशेषकर मेई और शाही मुख्य रसोइये तथा उसके सहायक के कमरों की जांच करने का आदेश दिया। वहीं मेई अपने मन में सोच रही थी, यह अच्छा है कि मैंने वह दवा नष्ट कर दी जो रानी विंग को दी जा रही थी जब उन्होंने स्वयं खाना बनाना शुरू कर दिया, अन्यथा इस बार हम पकड़े जाते। वहीं कुछ समय के बाद रॉयल गार्ड वहां आए और उन्होंने कहा, किंग, हमारी खोज पूरी हो गई। वांगजी ने उनसे सख्त लहजे में पूछा, तुम्हें क्या मिला? गार्ड ने वांगजी को एक थैली दिखाई और कहा, किंग, हमें यह थैली एक कमरे में मिली। बाद में हमें पता चला कि यह महारानी की मुख्य सेविका मेई का कमरा था। वही वांगजी आग बबूला हो गया। मेई हैरान थी। वांगजी ने अपनी ठंड आवाज में कहा, इसे जेल में ले जाओ और तब तक प्रताड़ित करो जब तक यह अपना अपराध स्वीकार न कर ले कि इसने ऐसा क्यों किया। रॉयल गार्ड ने कहा, जी महाराज, और वो मेई को वहां से ले जाने लगे। वही मेई अब उसे स्वयं को उचित ठहराना सही नहीं लग रहा था। किचन हेड शेफ मेड ने चैन की सांस ली। चुनवा ने अपने मन में सोचा, यह वास्तव में बहुत करीब था। क्या वे सचमुच बच गई या फिर इसे किसी गुप्त उद्देश्य के लिए बचाया गया है? ये तो किसी को भी नहीं पता। वहीं विंग ने अपने मन में सोचा, यह इन सब के पतन की शुरुआत है। वर्तमान में क्वीन विंग पहले से ज्यादा साहसी, दृढ़ विश्वास, निश्चयी और ज्यादा सीधे साधे हैं। वह अपनी भावनाओं का सामना कर सकता है और जोश के साथ एक नई जिंदगी का सामना कर सकता है। अपने मन में सोचा, यह जीवन मेरे पिछले जीवन से भिन्न है, इसीलिए मैं अभी भी भविष्य की ओर ही देखूंगा, लेकिन मैं अपना पूरा भविष्य एक ही व्यक्ति पर दांव नहीं लगाऊंगा। वहीं 3 दिनों के बाद मैडम लैंड को होश आया। वहीं शाही दरबार में सम्राट कुरैन अपने सिंहासन में बैठे थे, जबकि वांगजिन विंग के साथ अपने स्थान पर बैठा हुआ था। सभी मंत्री राजसभा में इकट्ठे थे। वहीं मैडम लैंड, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मेई ने उन्हें जहर दिया, लेकिन कौन किसी नौकरानी को अपने जीवन से ज्यादा प्राथमिकता देगा? महारानी तो कतई नहीं। अपनी जान के डर से महारानी ने अपनी मुख्य नौकरानी को बचाने की कोशिश भी नहीं की। वहीं रॉयल रक्षक मेई को शाही दरबार में लेकर आया। तभी लान कुरैन ने पूछा, क्या तुम अपना अपराध स्वीकार कर रही हो? वहीं मेई ने रोते हुए और विनती करते हुए बोला, नहीं सम्राट, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे किसी ने फंसाया है। तभी लान कुरैन ने अपनी सख्त और कमांडिंग टोन में कहा, आंसू बहाते हुए, आपकी विनती आपको निर्दोष साबित नहीं करेगी। क्या आपके पास कोई सबूत है कि यह काम आपने नहीं किया? वही मेई ने कहा, नहीं सम्राट। तब लान कुरैन ने अपनी ठंडी और गर्मामय आवाज में कहा, जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि आप अपराधी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास आपके अपराध के खिलाफ सबूत है और आप जानती होंगी कि किसी भी शाही सदस्य की हत्या या हत्या के प्रयास करने का क्या सजा होती है। राज परिवार को मारने की साजिश, यह देशद्रोह से भी बढ़कर है। कल सबके सामने तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। आगे बढ़े और मेई को उसके स्थान से ले जाने की कोशिश की। तभी वांगजी ने कहा, रुको। वांगजी अपनी सीट से उठा और उसने शांत आवाज में कहा, सम्राट, मैं आपके निर्णय से पूर्णतः सहमत हूँ और कृपया मैं व्यवधान डालने और आपके विरुद्ध जाने की भूल भी नहीं कर सकता। लान कुरैन ने अपना सर नोट किया। तभी वांगजी ने कहा, यह निश्चित रूप से अपराधी है, किंतु निश्चित रूप से इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है। तभी लान कुरैन ने कहा, लान वांगजी, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। तभी वांगजी ने कहा, सम्राट, एक दासी महारानी को मारने का इतना बड़ा जोखिम उठाने का उद्देश्य क्या होगा?
अथवा अंतिम लक्ष्य क्या है। वहीं सारे मंत्रियों उनमें एक चर्चा सी शुरू हो गई। वो सभी आपस में विस्पर करने लगे। वहीं मैंने अपने मन में सोचा, मैं मरने जा रही हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने रानी विंग के साथ जो गुप्त रूप से किया है वह सच्चाई सामने नहीं आएगी, कभी नहीं। तभी वांगजी ने कहना स्टार्ट किया, मैंने भी इसके कारण के बारे में सोचा और हमारे पास इसका सुराग भी है। यह नौकरानी मेई हमारे साम्राज्य की मूल नागरिक नहीं है। इसे कुछ साल पहले महारानी की सबसे अच्छी दोस्त रानी यूही ने महारानी को भेंट किया था, जो उनके कार्यों के कारण हो सकता है कि उसे अपने मालिक से जहर देने का और महारानी को मारने का आदेश मिला हो। वहीं मैडम लान हैरान हो गई इस बात को सुनते ही, जबकि सभी मंत्री एक साथ चर्चा की और उन्होंने कहा, हमें लगता है राजा लान वांगजी इस बार सही है सम्राट। वहीं मेई एकदम से शॉक हो गई। उसने अपने मन में सोचा, यदि मेरा नाम रानी यूही से जुड़ा तो उनके प्रति मैं वफादार हूँ, तो सब कुछ बर्बाद हो गया। राजकुमारी मिनसिया की शादी राजा वांगजी से करवाने का उनका सपना शायद कभी पूरा ना हो, एक मौका भी नहीं। और सबसे बढ़कर लान साम्राज्य द्वारा युन साम्राज्य के साथ युद्ध की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं वांगजी ने पूरे अनुमान लगा रहा था। वो मेई के बदलते हाव भाव को देखकर उसके मन में एक अनुमान लगाया और उसे अपने अंदेशे पर यकीन होता हुआ मालूम हुआ। तभी मेई ने तुरंत इस बात को अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं सम्राट, नहीं, महारानी का मेरी पिछली रानी या राजा से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैंने महारानी को जहर दिया था, लेकिन यह उन अपमानजनक शब्दों के कारण था जो उन्होंने रानी यूही को कहे थे। क्योंकि मैं रानी यूही के लिए हमेशा से वफादार रही हूँ, इसीलिए उनके लिए ऐसे शब्दों को मैं सहन नहीं कर सकी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ सम्राट। जब हर कोई इस रहस्य उद्घाटन में डूबा हुआ था, वांगजी ने स्मृत किया। उसने अपने मन में कहा, मैं रानी यूही के बारे में अपने पिछले दावों के आधार पर अभी भी युद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मजबूत सबूतों या खुद मोहरे के शब्दों के बिना यह उचित नहीं होगा। अब चूंकि दासी ने अपराध स्वीकार कर लिया है, वह भी सिर्फ अपनी रानी को बचाने के लिए, इसका मतलब यह है कि वह किसी भी कीमत पर अपने स्वामी को बचाना चाहती है, जो यह दर्शाता है कि उन्हें तब तक बचाएगी जब तक उनके छिपे हुए इरादे पूरे ना हो जाए। वांगजी ने अपनी कोल्ड टोन में कहा, अब चूंकि इसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, हम इसे सजा दे सकते हैं। रॉयल गार्ड्स मेई को वहां से ले गए। तभी वांगजी सम्राट की ओर घूमा और कहा, सम्राट, हालांकि इसने कहा कि रानी यूही का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमें तब तक उनके आसपास सतर्क रहना चाहिए जब तक हमें उचित सबूत ना मिल सके। वहीं लान कुरैन ने भी कहा, मैं तुमसे सहमत हूँ, और इसके अलावा अब समय आ गया है कि महल की सुरक्षा बढ़ा दें और हर खाने की चीज़ को सही परिवार को देने से पहले नौकरानियों को चखना होगा। हम दूसरी बार जोखिम नहीं उठा सकते। वांगजी ने कहा, सम्राट, एक और मुद्दा है। इस बार का शुक्र है कि दूसरी नौकरानियों ने हमारी महारानी को बेहोश पाया और हमें सचेत किया। लेकिन क्या हो अगर नौकरानियों के भेष में कोई घुसपैठिया हथियारों से मारने की कोशिश करे? मुझे अपनी पत्नी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद का बचाव करने में सक्षम है, लेकिन महारानी या राजघराने की अन्य भावी महिलाएं ऐसा नहीं कर सकती। जब वांगजी की ये बात समाप्त हुई तो मंत्रियों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि सम्राट ने भी संभावित संभावनाओं के बारे में सोचा। वहीं वांगजी उसे अपने ऊपर किसी की तीव्र निगाह और खुद को जांचते हुए निगाह महसूस हुई। जब वांगजी ने उस दिशा में देखा तो उसने देखा कि विंग उसे ही घूर रहा है। वांगजी ने विंग की ओर विंग किया। विंग ने इधर उधर देखा और पाया कि हर कोई समस्या के समाधान में व्यस्त है। तभी वांगजी ने कहा, सम्राट, हम पूरी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद इस पर चर्चा करने के लिए एक अलग बैठक कर सकते हैं। लान कुरैन ने नोट किया और उन्होंने कोर्ट को डिसमिस कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वांगजी विंग के कक्ष में प्रवेश किया तो विंग ने एक तकिया उठाया और उसे वांगजी की ओर फेंका। वांगजी ने तकिया को उसके चेहरे पर गिरने से पहले पकड़ लिया और विंग की ओर देखा। वहीं विंग वांगजी को गुस्से से घूर रहा था और उसने दूसरा तकिया उठाया, पर विंग वो तकिया वांगजी को मार पाता उससे पहले वांगजी जल्दी से विंग के पास गया और उसे उसकी कमर से पकड़ लिया। वांगजी ने अपने इनोसेंट आइज विंग को दिखाते हुए कहा, आइन, तुम अपने निर्दोष पति को क्यों मार रहे हो? देखो मैं कितना इनोसेंट हूँ। तभी विंग ने उसकी ओर घूरा और कहा, इनोसेंट? कौन सा इनोसेंट हस्बैंड?
भरी सभा में अपनी वाइफ को विंग करता है, बेशरम। वहीं वांगजी ने अपने मन में सोचा, इतना असामान्य, यह अपने समान स्तर से अधिक अधिक क्रोधित क्यों हो रहा है। वांगजी ने विंग को शांत कराते हुए कहा, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें विंग कर सकता हूँ, और अगर मैं तुम्हारी ओर विंग नहीं करूँगा तो मैं किसे आंख मारूंगा। तभी विंग ने उसकी ओर देखा और कहा, यह आंख मारने की बात नहीं है। अगर सम्राट और महारानी ने तुम्हें ऐसा करते देखा होता तो मैं कितना शर्मिंदा होता लंजा। उसने मुंह किया। वहीं वांगजी ने कहा, वो क्या सोचेंगे। उसने बेपरवाह लहजे में कहा, वो अपने पोते पोतियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो ये जानते हैं कि हम सिर्फ आंख मारने के अलावा बहुत कुछ भी करते होंगे। विंग की आंखें शौक से बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम। तभी वांगजी हंसा और उसने विंग को प्यार से गले लगा लिया और कहा, यदि अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो क्या हम डिनर पर जाने से पहले कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। वो झुका और उसने विंग के गर्दन पर लिख करना स्टार्ट किया। विंग मौन कर उठा, पर वांगजी को अचानक अपने ऊपर विंग का पूरा भार महसूस हुआ। वो चिंतित होते हुए बोला, आइंग। पर विंग वो तो बेहोश हो चुका था। वांगजी बहुत चिंतित था। उसने कहा, आइंग। उसने विंग को धीरे से बिस्तर पर लिटाया और नौकरानियों को बुलाकर सहायक चिकित्सक को सूचित करने को कहा। कुछ मिनटों के बाद ही सहायक चिकित्सक आए और सम्राट भी खबर जानने के बाद वहां आए, लेकिन महारानी नहीं आई क्योंकि उन्हें विंग के स्वास्थ्य की कोई परवाह नहीं थी। वहीं वांगजी अपने विंग के शयन कक्ष के बाहर उत्सुकता से आगे पीछे घूम रहा था। सम्राट कुरन ने अपने बेटे को शांत करने की कोशिश की और कहा, लंजा, विंग ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तभी वांगजी ने चिंतित स्वर में कहा, पिताजी, मैं चिंता करना बंद नहीं कर सकता। अगर कोई आइंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो। इसी दौरान सहायक चिकित्सक बाहर विंग की जांच करके आया और उसने कहा कि कोई गवर्नेंस को जाकर बुलाकर लाए। सर्वेंट गवर्नेंस को बुलाकर गई। गवर्नेंस ने नोट किया और फिर उसने चिकित्सक की ओर देखा और कहा, आपका निदान सही है सहायक चिकित्सक, क्वीन सच में प्रेग्नेंट है। वहीं कुछ समय के बाद वांगजी के दुख का अंत करते हुए सहायक चिकित्सक अंततः बाहर आए और उन्होंने वांगजी से कहा, किंग। तभी वांगजी ने पूछा, क्या हुआ, क्या विंग ठीक है। वह बेहोश क्यों हो गया, क्या उसे भी महारानी की तरह जहर दिया गया है। आप चुप क्यों हैं, क्या वो बहुत गंभीर है। तभी सहायक चिकित्सक ने कहा, प्लीज किंग, मेरी इस शिष्टा के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन आप मुझे कुछ भी कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। वांगजी कुछ देर के लिए खामोश हो गया। सहायक चिकित्सक ने कहना जारी रखा। उन्होंने कहा, क्वीन ठीक है और उन्हें जहर नहीं दिया गया है, चिंता की कोई बात नहीं है। तभी वांगजी ने गुस्से में कहा, आपका क्या मतलब है कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह मेरे सामने बेहोश हो गया और आप कह रहे हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। वही रॉयल चिकित्सक कुछ बोलने का और कोई मौका दिए बिना वांगजी उनके बेडरूम के अंदर गया और देखा कि विंग भगवान की कृपा से जाग रहा है। और वांगजी को देखकर गवर्नेंस और नौकरानी तुरंत वहां से चले गए। विंग ने खुद पर वांगजी की चिंतित नजरों को देखा। वहीं वांगजी विंग के पास जाकर बैठा और इन चिंतित स्वर में बोला, आइंग, रॉयल फिजिशियन आपकी समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दूसरे राज्यों से कोई अच्छा सा डॉक्टर बुलाऊं। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। वांगजी बहुत ही चिंतित और देखभाल करने वाली आवाज में बोला। वहीं विंग वो सब कुछ समझ गया। अपने मन में कहा, मुझे पता है इसने रॉयल फिजिशियन को अपना भाषण पूरा करने ही नहीं दिया होगा। यही कारण है कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में इतनी बकवास कर रहा है। वहीं वांगजी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो अंदर ही अंदर बहुत घबराया हुआ था। विंग ने वांगजी को गले लगाया और लंजा के दिल की धड़कन को महसूस किया, जो बहुत तेज थी, जो उसके डर को दर्शा रही थी। वहीं वांगजी, उसने अपनी वकवक बंद की और विंग को गले लगा लिया। उसने विंग की बैक को रब करते हुए कहा, चिंता मत करो आइंग, हम तुम्हारे स्वास्थ्य की समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। विंग ने ये सुनते ही अपना सर वांगजी के चेस्ट से दूर खींचा और उस वांगजी की आंखों में देखा। वांगजी ने नीचे देखा और विंग की आंखों से अपनी आंखें मिलाई। तभी विंग ने कहा, डम लंजा, मेरे बेहोश होने का कारण कमजोरी है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं। मैं जो खाना खाता हूँ उससे हम दोनों को संतुष्टि नहीं मिलती। तभी वांगजी ने कहना स्टार्ट किया, इसीलिए मैं तुम्हें ज्यादा खाने के लिए कह रहा था, लेकिन तुम मेरी सुनते नहीं हो। मैं तुम्हें आज से खुद खिलाऊंगा, इसीलिए। वांगजी अचानक ही पॉज हो गया। उसने अचानक अपने सभी शब्दों को रोका और फिर से विंग के शब्दों पर विचार किया और विंग की ओर देखा, जो हंस रहा था। तभी वांगजी ने उससे पूछा, क्या मैं सही सोच रहा हूँ, है ना। ने नोट किया। वहीं वांगजी, वो अपनी खुशी को नियंत्रित नहीं कर सका। उसकी आंसू में आंसू भरा है
उसे अब किसी राजसी नियम की परवाह नहीं, वह खुलकर आंसू बहा रहा था। यदि वांगजी के आंसू पिता बनने की खुशी के कारण थे, तो विंग की खुशी माँ बनने से कहीं अधिक मायने रखती थी। वांगजी बच्चों की तरह रोते हुए विंग के गले लग गया। वहीं विंग ने भी वांगजी को अपने गले लगा लिया। इस बीच विंग के कक्ष के बाहर सहायक चिकित्सक ने सम्राट को विंग की अवस्था के बारे में खबर दी। उसने कहा, सम्राट को प्रणाम, बधाई हो सम्राट, लान परिवार में आखिरकार अपनी पहली संतान मिलने जा रही है। रानी विंग पेट से है। लान कुरन बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, यह बहुत बढ़िया है, यह भगवान की कृपा है, आखिरकार उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने चिकित्सक से कहा, आखिरकार विंग कैसा है? सहायक चिकित्सक ने कहा, क्वीन ठीक है। तभी लान कुरन ने रॉयल चिकित्सक से कहा, रॉयल फिजिशियन, क्या आप जानते हैं कि ये 2 बच्चे हैं? तभी रॉयल फिजिशियन ने कहा, महाराज, इसकी जांच कुछ महीनों के बाद ही की जा सकती है, जब भ्रूण के दिल की धड़कन शुरू हो जाएगी। लान कुरन ने नोट किया। सहायक चिकित्सक ने बोक किया और कहा, अब मैं चलता हूँ सम्राट, और वो वहाँ से चला गया। वहीं लान कुरन उन कपल को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो वहाँ से चले गए। वहीं महारानी के कक्ष में मैडम लान आराम कर रही थी। लान कुरन कमरे के अंदर आए और उनके चेहरे पे पूरी आभा मंडल खुशी से भरी हुई थी। तभी अपने पति को इस तरह देखकर रानी असमंजस में हुई। उन्होंने बोला, कुरैन। लान कुरन इतने खुश में थे कि उन्होंने खुशी खुशी कहा, महारानी, आखिरकार हमारी इच्छा पूरी होने जा रही है। विंग गर्भवती है, आप दादी बनने वाली हैं। मैडम लान बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, यह बहुत अच्छी खबर है कुरैन, आपको भी बधाई हो, फाइनली आप दादा बनने वाले हैं। जल्द ही महल में काम करने वाली नौकरानियों को भी यह खबर मिल गई और वो आपस में खुशियां मनाने लगी। सभी कोई अपने राजा और रानी के लिए बहुत खुश थे। सारी अदालत में सुनवाई 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई। सम्राट ने अपनी खुशी मनाने के लिए लोगों में कुछ दान देने की घोषणा की, लेकिन खुशी के साथ साथ लान कुरैन के अंदर विंग की सुरक्षा को लेकर बहुत ही चिंता थी। उन्हें पुजारी के कहे शब्द स्पष्ट रूप से याद थे। उन्होंने अपने मन में सोचा, हालांकि हमने पहले ही सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन अब से हमें और अधिक सावधान रहना होगा। मैं इस बारे में वांगजी से बात करूंगा। वांगजी विंग के गले लगे हुए था। वो मुस्कान के साथ बोला, अब समय आ गया है कि हम अपनी सारी सपनों को एक कार्य रूप दें। वांगजी, उसे अपनी चर्चाएं याद आ रही कि बच्चे का कमरा कैसा होना चाहिए, पालने का डिजाइन कैसा होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मुस्कुराया और उसने नोट किया। फिर उसने एक कंसर्न वॉइस में कहा, लंजा, अगर हमारा बच्चा लड़की हुआ तो क्या होगा? मैं जानता हूँ कि हम दूसरे बच्चे के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन हम निश्चित नहीं हो सकते। विंग की आवाज़ एक संदेह भरी थी। तभी वांगजी ने कहा, हाँ, हमें एक वारिस की ज़रूरत है विंग, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें एक बच्चा चाहिए। आई, कम से कम बच्चे के जन्म के बाद कोई तुम्हें बाज तो नहीं कहेगा, इतना काफ़ी है मेरे लिए। और मुझे लगता है कि भले ही तुम्हारे पास एक राजकुमारी हो, वह बिल्कुल तुम्हारी तरह होगी, एकदम बहादुर। वह एक योग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य होगी। तभी विंग ने अपनी सीरियस वॉइस में कहा, लेकिन लंजा, हमारी दुनिया में कोई भी एक महिला उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं करेगा। तभी वांगजी ने दृढ़ आवाज़ में कहा, फिर मैं उसके लिए दुनिया बदल दूंगा। उसने विंग की ओर देखा और उसे पता चला कि विंग तो सो रहा है। वांगजी ने विंग को स्थानांतरित किया और विंग को आराम से सुला दिया। फिर उसने विंग के फोrehead पर किस किया। उसके बगल में लेटते हुए उसने विंग के साथ कडल कर लिया। देन वांगजी ने अपना हाथ विंग के पेट पर रखा। उसे अभी विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ पहले से ही एक छोटा बच्चा है। वांगजी अपने मन में सोच रहा था, मैं अपनी खुशी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हालांकि विंग मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन मुझे पता है विंग हमेशा से एक बच्चे के लिए धागा बुनता था, जिसे वह अपना कह सके। और फाइनली उसे वो खुशी मिल रही है। जब वो खुश है तो मैं खुश कैसे नहीं हो सकता। हमारे जीवन में आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल वन। तुम्हें अपनी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया में, तुम्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग माँ मिलेगी। वांगजी ने अपनी आंखें बंद की और वो सो गया। वहीं कुछ सप्ताह बाद विंग की गर्भावस्था वांगजी के लिए एकमात्र महत्वपूर्ण प्राथमिकता बन गई। वह अपनी पत्नी को खजाने की तरह पालता है। वांगजी प्रत्येक विवरण के प्रति बहुत ही विशेष और चौकस है। विंग को निसंदेह अपने पति से मिलने वाला यह ध्यान और देखभाल पसंद आ रहा है, लेकिन कभी कभी वह चिढ़ जाता है और अपने नखरे दिखाने से खुद को रोक नहीं सकता।
विंग को कुछ चाहिए, वो खुद की जगह चाहता है, विंग स्पेस चाहता है, क्योंकि लान वांजी पहली बार फादर बनने की खुशी में सब कुछ भूला जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वांगजी और विंग के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है और अब उसके पास अधिक प्यार करने के लिए एक अतिरिक्त व्यक्ति है। वह अपने बच्चे और विंग को बिगाड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। विंग बिस्तर पर लेटकर अपना हाथ अपने पेट पर धीरे से रखा हुआ था। तभी वांगजी कक्ष में आया और विंग की ओर चल दिया। जब विंग ने किसी की उपस्थिति का आभास हुआ तो उसने अपनी आंखें खोली। उसने वांगजी को देखा और वो खड़ा हो गया। तभी वांगजी ने उससे पूछा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? वो विंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपनी बाहें विंग के कमर के चारों ओर लपेट ली और अपना सर विंग के पेट पे रखा और टिका दिया। उसकी सांसों को धीरे उतार चढ़ाव को महसूस कर रहा था। तभी विंग ने वांगजी के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, तुम आजकल इतने स्नेही क्यों हो? तभी वांगजी ने कहा, मैं हमेशा से तुम्हारे प्रति स्नेही रहा हूँ और अब हम इतने छोटे बच्चे के साथ एक घनिष्ठ संबंध बना रहा हूँ। विंग ने कहा, ओह। वहीं कुछ समय के बाद वांगजी ने विंग से पूछा, तुमने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं विंग ने एक असहाय आवाज में कहा, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तभी वांगजी ने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, तुम्हारे साथ खा रहा हूँ और सो रहा हूँ? तभी विंग ने एक नाखुश आवाज में कहा, क्या आप निश्चित हैं कि आप एक सुअर की बात नहीं कर रहे हैं? विंग ने अपने मन में कहा, केवल एक पिगी है जो पूरे दिन सोता और खाता है। वहीं वांगजी ने हंसते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि पिग पतला दुबला कैसा दिखता है? हाँ, पिग बहुत पैथेटिक है। जब से विंग प्रेग्नेंट हुआ है उसकी भूख खत्म हो गई है और वह बेहद दुबला हो गया है। तभी विंग ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दूर हो जाओ मुझसे। लान वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। अब नाराज मत हो, मुझे पता है तुम कमरे में रहकर बोर हो रहे हो, इसीलिए मैं विशेष रूप से अपनी खूबसूरत पत्नी से मिलने आया हूँ और उसका मनोरंजन करने आया हूँ। वहीं विंग ने पाउट करते हुए कहा, कम से कम तुम्हारे पास अभी भी कुछ विवेक है। वांगजी अपने मन में सोच रहा था, विंग ये कैसा होता जा रहा है? इसके ऐसे विवेक से मुझे क्या लग रहा है, मैं रोऊं या हंसूं? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और मिंजी ने कहा, किंग शाही चिकित्सक यहाँ है। कहा, उन्हें अंदर आने दो। वहीं शाही चिकित्सक अंदर आए और उसने विंग के नब्ज की जांच की। फिर उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक है क्वीन, आपकी नाड़ी अब स्थिर हो गई है। यदि आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखें और अच्छी तरह से आराम करें तो आप अपनी गर्भावस्था सुचारू रूप से चलेगी। क्वीन, जैसे जैसे गर्भावस्था आगे बढ़ेगी माँ के शरीर से अधिक पोषण की मांग होगी। उस समय यदि आपका शरीर मांगों को पूरा नहीं कर सका तो न केवल यह बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा बल्कि आपका शरीर भी बर्बाद हो जाएगा। यह चिकित्सक ने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा था। किंग ये सुनकर खुश था कि उसका बच्चा एकदम ठीक है। उसने कहा, चिंता मत करिए फिजिशियन, मैं अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखूंगा। वहीं वांगजी विंग के पास खड़ा होकर राहत की सांस महसूस की जब उसे पता चला सब कुछ ठीक है। वहीं शाही चिकित्सक कुछ निर्देश देकर प्रणाम किया और वहां से चले गए। वांगजी ने विंग की ओर देखा और कहा, अब आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, बाय बाय।